ठीक है, हम लोग पहले 10 में से, अगर पहले 10 ही की अगर बात करें, पहले 10 में से 7 सेलर अगर 500 यूनिट्स महीने के सेल कर रहे हैं, इसका वो कहाँ पे आ गया सर? वो हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। इसकी वायर चढ़वा देंगे, आगे कर दो थोड़ा। ठीक है, पहले हम लोगों ने आई थिंक 6 स्टेप्स पढ़े थे जो कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के ऊपर हम लोगों को चाहिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करें उन पॉइंट्स को माइंड में रखें। 6 पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किए थे। पहला जो है वो अब्दुल्ला ने मुझे क्लियर कर दिया है कि रेटिंग जो है वो एटलीस्ट 4.2 होनी चाहिए टॉप 10 to 15 सेलर्स की। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बताया था जी? हाँ जी, उसके बाद सर्च वाली होना चाहिए 10 से 15,000। ठीक है, एटलीस्ट गुड। उसके बाद हाँ जी, और क्या होना चाहिए? ऐसे प्रोडक्ट्स हंट करने हैं जो नॉन सीजनल हो। ठीक है, और इसके अलावा बताएं। सॉफ्टवेयर जो तो आपने बताया था, नहीं वो तो ठीक है, हम यूज करेंगे। क्राइटेरिया की बात करो। अभी आपने पूछा टॉप 15 सेलर मिनिमम जो हमने ना अपना कंपटीशन जो है कम से कम रखना है। ठीक है, लेकिन इसकी मैंने एक फिगर्स बताए थे कुछ जो मैंने कहा था माइंड में होने चाहिए। 40 से 1000 तक उनके रिव्यूज हो और वो 10,000 से 15,000। इसमें भी थोड़ी सी तब्दीली कर लें, इसमें भी थोड़ी सी तब्दीली कर लें। आज के टाइम में ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना बहुत टफ है जो कि बहुत कम फीडबैक वाले हैं, टॉप 10 to 15 सेलर्स ही। ऐसे प्रोडक्ट्स ही बहुत कम है मार्केट में जिसमें आपको नजर आएगा पहले जो 10 से 20 सेलर्स हैं या पहले 25 सेलर हैं या 15 सेलर हैं पहले, उनके ऊपर 500 से कम रिव्यूज हैं सबके जो टॉप के। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे बहुत रेयर, और अगर मिल जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं उसको आप रिकॉर्ड जरूर करके रखें और उसको वॉच करें रेगुलर। ठीक है, 500 से कम टॉप 10 to 15 सेलर्स हैं। ठीक है, आप कोशिश आपने ये करनी है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसा मिले जो टॉप 10 ही बंदे हैं उस टॉप सेलर जो है, और टॉप 10 के 10 सेलर्स के जो रिव्यूज हैं वो 500 से कम है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बहुत मुश्किल से, थोड़ा सर्च करने के साथ मिलेगा, लेकिन मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल वही क्राइटेरिया जो मैंने कल बताया था उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, 1000 तक, उसके बीच बीच आपको मिल सकते हैं 1000, 1100, 1200, टॉप 10 to 15 इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी कुछ थोड़ा सा हाई कंपटीशन हो जाता है क्योंकि उनके पास 1000 रिव्यूज होते हैं। और रिव्यूज की कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर आपसे अमेजोन के ऊपर 1000 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो याद रखना है उसमें से कोई, मेरा ख्याल है आपको 20-30 लोग ही होंगे जो रिव्यूज देंगे, इससे ज्यादा नहीं। 1000 में से कोई 20 या 30 लोग आपको रिव्यूज देंगे अगर आपके 1000 प्रोडक्ट बिकते हैं। तो आप इधर से अंदाजा कर सकते हैं जिनके पास यहाँ पे 50-50 हज़ार रिव्यूज हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है ये मेरी बात यही एक्यूरेट ही हो कि इसके 15-20 लोगों ने ही आपको रिव्यू देना है, 1000 सेलर्स को, आपने बायर्स को आपने चीजें बेची हैं तो 15-20 ने रिव्यू दिया, बाकी किसने दिए ही नहीं। ये एक ऑन डिमांड चीज है, बायर का मूड होता है, वो देना चाहे तो फीडबैक रिव्यू दे सकता है, ना दे तो ना दे, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन ओवरऑल मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज इसकी इस तरह से निकलती है, कोई 1000 लोग खरीद रहे हैं तो उसमें से कोई आपको 30-40 लोग दे देंगे या 50 लोग मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका इधर से आप अंदाजा कर लें, फीडबैक रिव्यू रेटिंग्स की बहुत वैल्यू है और इसी की बेस पर आपको आगे से बिजनेस मिलता है। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। और क्या था जी? और सी भाई इसके अलावा क्या था हमने पढ़ा? जो आइटम सीजनल है उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो उस टाइम पे जिस टाइम हम उसको सर्च करें या बेचना चाह रहे हैं, उसका कम से कम सर्च वॉल्यूम 50% होना चाहिए। ठीक है, सही बात है कि जो सीजनल प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर क्या है कि जी आपका जो ग्राफ है, मैं आपको कल शायद ये बात बताना भूल गया हूँ, जो आपका ग्राफ है वो एटलीस्ट 50% से अबव रहना चाहिए पूरे साल में, जो जिसको आप एक कंसीडर कर सकते हैं नॉन सीजनल प्रोडक्ट। एटलीस्ट 50% से अबव होना चाहिए, या 50% लाइन के ऊपर भी हो तो नो प्रॉब्लम, या थोड़ा बहुत अगर 19-20 50 से थोड़ा सा नीचे जाके अबव आ रहा है तब भी वो काबिल कबूल है। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। आज के कुछ क्राइटेरियाज हम लोगों ने जो आगे से पढ़ने हैं। 7th क्राइटेरिया, अच्छा 7th क्राइटेरिया जो था वो ये है कि टॉप 10 to 15 सेलर्स
की हम बात करते हैं, वैसे लोग टॉप 10 की ही बात करते हैं नॉर्मली ज़्यादातर। मैं टॉप 10 to 15 करता हूँ ताकि मार्केट मजीद अच्छी तरह से एक्सप्लोर हो सके। टॉप 10 to 15 सेलर्स में कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें अमेजॉन इन्वॉल्व होगा। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उसके अंदर अमेजॉन 3 से ज्यादा दफा रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, जब आप किसी प्रोडक्ट को हंट करेंगे बाय यूजिंग द हीलियम 10 जंगल स्काउट, ठीक है, तो आप लोगों को एक लिस्ट मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से आप लोगों को लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आ रहा होगा कि ये वाले ब्रांड्स हैं जो टॉप 10 पे बैठे हुए हैं या 15 पे बैठे हुए हैं, लिस्ट वाइज आएंगे। उसके अंदर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि Amazon मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व मोर देन 3 टाइम्स इन टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 में या टॉप 15 में Amazon 3 से ज्यादा दफा रिपीट ना हो रहा हो टॉप 15 के अंदर, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? हमें लगी क्या बोला मैंने? जी वो प्रोडक्ट जोड़ ही देंगे, उसको हम करेंगे नहीं करेंगे फिलहाल, हम लोग का जो अकाउंट की फिलहाल हालात होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हाँ आपके अकाउंट की थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाती है, थोड़ा ग्रोइंग अकाउंट होता है, रिव्यू फीडबैक कुछ ले लें और आपको ऐसा लगे कि हम लोग अमेजॉन का मुकाबला कर सकते हैं तो फिर जरूर करें। उसके बाद आठवां क्राइटेरिया ये है कि हर एक कंट्री की ना एक बाइंग पावर होती है। इवन इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से नॉर्मली देता हूं कि हम लोगों से तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है दराज यूज़ करते हैं। दराज ऐप सबके पास होगी मोबाइल में शॉपिंग के लिए, ठीक है, खरीदते हैं घर का सामान भी और अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी। तो आप लोगों की जब भी एक चीज़ आप दराज पे खरीदने जाते हो किसी माइंडसेट से जाते हो। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि आप लोगों को लेट सपोज एक हैंड फ्रीज चाहिए, तो कितने की आती है एक नॉर्मल हैंड फ्रीज जो है 200-250 रुपए की, ठीक है, राइट। तो आप लोग इसी माइंड से जाओगे यार मार्केट से 200-250 रुपए की नॉर्मल मिल जाती है, मुझे नॉर्मली चाहिए। तो आप दराज पे जाओगे और आपकी क्या सोच होगी कि मुझे 200-250 की मार्केट से मिलती है, कुछ यार 150 चलो यहाँ से मजीद बचत हो जाए मुझे, तो मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ। ऐसा ही है ना, और मिल भी जाती है। तो हर एक कंट्री की एक बाइंग पावर होती है, एक सोच के साथ वो किसी मार्केट में जाता है कि मेरी जेब में इतने पैसे होंगे तो मैं ये चीज़ खरीद सकूंगा। उसके माइंड में एक एक्सपोजर जरूर होता है, बेशक उसको एक्चुअल रेट का ना पता हो, लेकिन एक माइंड जरूर होता है हर एक बंदे का कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है और मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह यूएसए के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी जब भी कोई बायर कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे या इवन लोकल मार्केट्स में भी कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसको एक एक्सपोजर होता है कि मेरे ये चीज़ जो मैं खरीदने जा रहा हूँ ये तकरीबन इतने की होगी। ठीक है, इसी तरह इसी से साबित होता है हर एक कंट्री की अपनी एक बाइंग पावर होती है। ठीक है, पाकिस्तानी हम लोग हैंड फ्री 200-250 रुपए की खरीदते हैं। ठीक है, ये हमारी बाइंग पावर है हैंड फ्री के लिए, 200-250 की ही हैंड फ्री खरीदनी है, काम ही चलाना है ना, कोई बात नहीं। तो इसी तरह यूएसए के अंदर एक एवरेज है, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो यूएसए की बाइंग पावर है वो है $10 to $30। ऐसे प्रोडक्ट्स जो $10 to $30 के दरमियान हैं वो प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स ज्यादा जल्दी सेल होते हैं, क्योंकि ये उस कंट्री की बाइंग पावर है। $10 से $30 की प्रोडक्ट को वो बहुत इजीली जो है हर बंदा अफोर्ड कर लेता है यूएसए के अंदर, ये उनकी एक बाइंग पावर है। तो आप लोग क्राइटेरिया लिख सकते हैं द प्रोडक्ट शुड बी बिटवीन $10 to $30 इन प्राइस। ठीक है, तो आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं इतने से इतने वाला प्रोडक्ट, ये ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू अदर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं $100 के या मोर देन $100 के प्रोडक्ट्स वो सेल नहीं होते, लेकिन मैं एक जस्ट बात कर रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट जो $10 to $30 के दरमियान हैं वो एक बाइंग पावर वाले प्रोडक्ट है। स्पेशली यूएसए रिपोर्ट्स के मुताबिक $10 to $30 वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा सोल्ड होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अगला क्राइटेरिया ये है कि आप डेफिनेटली जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे मार्केट के अंदर तो आप लोगों को वहां पे ब्रांड्स भी मिलेंगे। ठीक है, ब्रांड्स मिलेंगे मल्टीपल किस्म के। आपको जब आप क्राइटेरिया चेक करोगे टॉप 10 का टॉप 15 का तो आपको वहां पे ब्रांड्स नजर आएंगे मल्टीपल। ठीक है, तो ब्रांड्स के जब भी आप ब्रांड्स की बात करेंगे
ये चेयर दें यार इनको, आ जाए आ जाए। सर जी एक बच्चा आया था आपसे दे आ जाओ आप लोगों ने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स करने हैं, आ जाए बैठे, जो कि 4 वेरिएशन से कम प्रोडक्ट हो। अब किस किस को पता है वेरिएशंस क्या होती हैं? क्या होती हैं वेरिएशंस? किसी भी प्रोडक्ट की खसूसियात जो बिल्कुल, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब उसकी बात की जाती है साइज की, मटेरियल की, ठीक है, उसके बाद साइज हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कलर हो सकता है, ये सारी चीज़ें वेरिएशंस होती हैं। तो आप लोगों ने हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग में इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो लेस देन 4 वेरिएशन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। लेस देन 4 वेरिएशंस, लेस देन 4 वेरिएशन प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब कि उस प्रोडक्ट के अंदर 4 से कम वेरिएशन होनी चाहिए, कलर, साइज, मटेरियल वगैरह वगैरह, ठीक है। कोशिश करें स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट ही ऐसा हंट करें जिसके अंदर वेरिएशन का रोल ही ना हो, मतलब वो 1 सिंगल प्रोडक्ट हो। अब जस्ट लाइक एक की चेन है, उसके अंदर क्या कलर वेरिएशन साइजिंग होनी है, ठीक है, वो समझ लें कि वो यूनिवर्सल है, उस जैसे 1 लाख पीस बनने हैं, तो आप वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स ऐसे जो विदाउट वेरिएशन प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश करें स्टार्टिंग में आप वेरिएशन के बगैर वाले प्रोडक्ट करें। इससे आपको फायदा ये हो सकेगा कि आप लोग जो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भी लोग आप लोग भेजना चाह रहे हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको कलर साइजेस के रोले से आप लोग बच जाओगे, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है आप लोगों से कलर साइजिंग के बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं, मटेरियल के मसले आ रहे होते हैं, आप जब मल्टीपल मटेरियल्स कर रहे होते हो सेम प्रोडक्ट के अंदर, तो आप उसके बजाय एक ही ऐसा प्रोडक्ट करें जिसके अंदर ना कलर का इशू हो ना साइज का इशू हो। कोशिश ये आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोग को मिल जाता है जिसको आपको पता है कि सर बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी सेल है इसकी, तो आप उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली करें, वेरिएशन में है तब भी करें, नहीं है तब भी करें, लेकिन करें। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि स्टार्टिंग में बिगिनर स्टेज पे आप लोग विदाउट वेरिएशन वाले प्रोडक्ट करें। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं 10वें क्राइटेरिया पे। 10th क्राइटेरिया हमारा ये है कि आपके प्रोडक्ट का जो साइज है ना, वेट एंड साइज है, मैं यहां लिख देता हूं, डायमेंशन एंड वेट, वो होना चाहिए लेस देन 1.5 kg। अब इसका क्या मतलब है? आप लोग जो प्रोडक्ट भी हंट करें, कोशिश करें वो 1.5 kg से लेस वेट और डायमेंशन का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का आप लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो ओवर साइज आइटम्स में आ जाता है। ओवर साइज आइटम्स अगर आप कल को FBA करते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते हैं अपना स्टॉक, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस अमेजोन को पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउस को जब आप यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस में, उस वक्त क्या होता है, अमेजोन आपसे ये चार्ज इस बेस पर चार्ज नहीं करता कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू $1000 की आपकी एक की चेन है, इस बेस पर आपको नहीं वो करता चार्ज। कमीशन उसने ठीक है लेनी है, अपनी साइड कमीशन जो उसकी 10 to 15% है जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होनी है, इवन FBA में होनी है, इवन मर्चेंट में होनी है। इसको आगे चल के देखते हैं मर्चेंट और FBA क्या है। तो अमेजोन के वेयर हाउस में जब आप लोग अपना स्टॉक भेज देते हैं तो अमेजोन उसको हमेशा चार्ज करता है बेस्ड के मेरे वेयर हाउस के अंदर ये कितनी स्पेस ले रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए डायमेंशन और वेट के हिसाब से अमेजोन आपको चार्ज करता है। अमेजोन को इससे कंसर्न नहीं है कि आपका प्रोडक्ट $1000 का है या $50,000 का या $1 का। अगर उसका वेट साइज ज्यादा है तो अमेजोन ने आपको उस हिसाब से चार्ज करना। क्लियर है? आगे चलते हैं 11वां क्राइटेरिया। कल हम लोगों ने 6 क्राइटेरियाज किए थे, ठीक है। 11वां क्राइटेरिया समझने से पहले आप लोगों को समझना जरूरी है कि अमेजोन FBA क्या है और मर्चेंट क्या है। ये 10 क्राइटेरिया लिख लिए सबने, टोटल 10 पूरे हो गए, ठीक है, गुड। अच्छा जी, 11वां क्राइटेरिया समझने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही 11वें की समझ आनी है।
हमेशा याद रखना है कि अमेज़ॉन के ऊपर मल्टीपल ऑफ मॉडल्स हैं काम करने के, बिजनेस करने के, ठीक है। मॉडल्स हम लोग करेंगे इंशाल्लाह अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। मल्टीपल मॉडल्स हैं, होलसेल भी है, उसके बाद फिर हमारा जो है आर्बिट्रेज भी है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो प्राइवेट लेबल भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है, ठीक है। मल्टीपल मॉडल्स हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली इसको, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स मजीद हैं जो आपको समझनी चाहिए कि अमेज़ॉन वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर जो वेबसाइट आपके सामने यहाँ ओपन है amazon.com, ये बायर्स के लिए है और किस कंट्री की साइट है? USA की। amazon.com स्पेशली फॉर द US मार्केट प्लेस। और अगर यहाँ पे होती amazon.co.uk देन UK के लिए थी वो, और अगर मल्टीपल एक्सटेंशन होती किसी और कंट्री की तो वो उस कंट्री के लिए थी। मॉडल एक ही है, हर कंट्री के अंदर अमेज़ॉन इसी तरह से ऑपरेट करता है। हाँ, किसी कंट्री के अंदर जो है वो अपनी कमीशन कम चार्ज कर सकता है या ज़्यादा चार्ज कर सकता है, इसके ऊपर हो सकता है उसके कुछ चार्जेस के अंदर थोड़ा सा फर्क हो, किसी कंट्री में थोड़े चार्जेस ज्यादा हैं डिलीवरी, किसी कंट्री के अंदर चार्जेस कम है, लेकिन ओवरऑल उसका मैकेनिज्म सेम ही है। अब मैं आपको बताता हूं, अमेज़ॉन बेसिकली बेस कर रहा है 2 मॉडल्स के ऊपर स्पेशली फॉर द सेलर्स। एक मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट मॉडल, मर्चेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं MFN, मर्चेंट फुलफिलमेंट, ठीक है, मर्चेंट फुलफिलमेंट। और दूसरा है, इसके आगे फुलफिलमेंट भी लिख लें, ठीक है, एक ये मॉडल एंड सेकंड मॉडल इज FBA, जिसको हम लोग लिखते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ये 2 मॉडल्स हैं। इन्हीं 2 मॉडल्स को यूज करते हुए आगे से कोई बिजनेस मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। पहले ये 2 मॉडल्स होते हैं, उसके बाद बिजनेस मॉडल है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो वो बात की बात है, लेकिन पहले ये 2 बेसिक मॉडल है जो क्लियर होने चाहिए। अब अमेज़ॉन के ऊपर जब भी कोई सेलर कोई प्रोडक्ट लगाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूं लेदर बेल्ट, ठीक है। तो यहां से मैं कोई रैंडम जो है वो कोई बेल्ट उठा लेता हूं जिसके कोई, चलो ये वाला उठा लेते हैं। अब यहां से हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, अच्छा जी। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर एक किसी सेलर ने एक बेल्ट लिस्ट की हुई है जिसके अंदर उसने मल्टीपल वेरिएशंस लगाई हैं। वेरिएशंस क्या है? उसके कलर्स। उसके बाद दूसरी वेरिएशन क्या है उसकी? उसके साइज। वेरिएशन है ना। उसके बाद आप ये देखें उस प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे कि उस प्रोडक्ट की फैब्रिक क्या है, केयर इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके बाद उसकी ओरिजिन क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ वो बना, जिसमें आपने सारा कुछ देख लिया कि ओरिजिन इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, ओरिजिन जो है वो वियतनामी प्रोडक्ट है, वियतनाम का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की आपको बुलेट पॉइंट्स नजर आएंगे जिसमें डिटेल नहीं होगी प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी खसूसियात होंगी जिसको उसने बड़े अच्छे अंदाज से ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया होगा बड़ी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। उसने इस प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, क्योंकि कस्टमर नॉर्मली बहुत सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते जो डिटेल्स पढ़ने बैठ जाते हैं प्रोडक्ट की, वो सिर्फ देखते हैं बुलेट पॉइंट्स के प्रोडक्ट के अंदर फीचर क्या क्या है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स फीचर्स भी होते हैं। उसके अंदर वो कह रहा है मेंस जेन्युइन लेदर कैनवस बेल्ट फॉर एवरीडे कैजुअल यूज, कि मतलब आप एवरीडे कैजुअल यूज कर सकते हो, फीचर आ गया, ठीक है। फीचर्स आर ब्रश निकल हार्नेस बकल फॉर लॉन्ग लास्टिंग फंक्शन एंड स्टाइल। वो कहता है लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, बकल लॉन्ग लास्टिंग आप इसको यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी जो प्रोडक्ट की हैं वो आप लोगों को नजर आएंगी यहाँ पे। अब जो बात मैं कर रहा हूँ, ये किसी सेलर ने ये प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, किसी ने की हुई है ना। उसके स्टोर का नेम है नॉटिका स्टोर, ठीक है। अब याद रखना है किसी ना किसी बंदे ने तो इसको लिस्ट किया होगा, किसी स्टोर ने, किसी ब्रांड ने। इसी तरह कंसीडर कर लें, सपोज कर लें कि ये प्रोडक्ट आप लोगों ने लिस्ट की हुई है, आप में से किसी एक की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको लेट सपोज जब आप इसको लिस्ट कर देते हैं और मेरे जैसा कोई बायर आता है जिसको ये बहुत पसंद आती है प्रोडक्ट, जिसके कलर्स में से कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, मुझे इसके फीचर्स बड़े पसंद आते हैं जो आपने लिखे हुए हैं, मैं इसको परचेज कर लेता हूं। अब जैसे ही मैं इसको परचेज करूंगा, आपके अकाउंट के ऊपर
ऑप्शन आएगा, उसी वक्त आपको एक अलर्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन क्या आएगा? योर आइटम इज सोल्ड, शिप नाउ, इसको जल्द अज जल्द शिप करें। हमेशा ये नोटिफिकेशन आपको तब आता है जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है अमेज़ॉन पे, ठीक है। तो शिप नाउ, जब वो आपको अलर्ट कर रहा होगा शिप नाउ, तो इसका मतलब आपने जब ये लिस्टिंग की, जब आपने ये प्रोडक्ट लगाया, तो उस वक्त अमेज़ॉन, जब ये प्रोडक्ट आप लगा रहे होते हैं, उस वक्त अमेज़ॉन आपसे पूछता है आप ये प्रोडक्ट किस फुलफिलमेंट के तहत करना चाह रहे हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपको देता है, मर्चेंट फुलफिलमेंट या FBA। अगर आप कहते हैं कि सर हम लोग को अभी ऑर्डर आए, ऑर्डर सी वो हम लोग खुद ही यहाँ पे सियालकोट में बनाए या पाकिस्तान के किसी एरिया में भी बनाए, उसको बना के डायरेक्टली कस्टमर तक शिप करें, तो उस वक्त हम मॉडल अप्लाई करेंगे मर्चेंट। मर्चेंट हम अपने आप को कहते हैं, ठीक है। मर्चेंट फुलफिलमेंट मतलब कि हमारी फुलफिलमेंट, अपनी फुलफिलमेंट। वो हमारी सरदर्द है कि हम लोग उसको DHL यूज करते हैं, FedEx यूज करते हैं, UPS यूज करते हैं, DPT यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं। क्लियर? जो टाइम पीरियड, जो टाइम आपने सेट किया होता है यहाँ पे कि इतने से इतने टाइम के अंदर कस्टमर तक चीज पहुंचेगी, आपने बस उस फुलफिलमेंट प्रॉमिस को बरकरार रखना होता है, ठीक है। मतलब अगर आप ये आइटम, ये जो बेल्ट आपके सामने लगी हुई है, ये लगाते वक्त आप अमेज़ॉन को बता देते हैं कि ये पार्सल मेरा 7 डेज के अंदर कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, अगर कोई ऑर्डर करता है मेरे से, तो 7 दिन का मतलब 7 दिन है, ठीक है। अगर रास्ते में कोई भेजने में हम भेज चुके हैं, वो 100 प्रॉब्लम DHL की या उसका हो जाए, वो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, आप क्योंकि उसको रेगुलर ट्रैक करते हैं, इस पार्सल को, आपको जो ट्रैकिंग IDs मिलती हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि मेरा पार्सल अभी कहाँ है, क्यों है, कहाँ पहुंच गया है। और अगर किसी वजह से स्टॉप है या कस्टम्स के पास भी है, तो आपने वो अपडेट अपने कस्टमर को देके उसको इत्मीनान में लेना होता है, बाय मैसेज करके। अगर आप उसे मैसेज भी नहीं करते, उसे अलर्ट भी नहीं करते, कुछ अपडेट भी नहीं करते, और उसको अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो इस चीज के ऊपर एलिजिबल है कि वो 100% अपने पैसे रिफंड ले सकता है। क्लियर? अच्छा, तो मर्चेंट फुलफिलमेंट के अंदर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर के डोर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के। क्लियर? FBA के अंदर क्या होता है? अगर आप अपनी यही प्रोडक्ट लगाते हुए सिलेक्ट कर देते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन इसको फुलफिल करेगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोगों को पहले इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होगा, जैसे कि इस बंदे ने भी भेजा हुआ है। ये ऑन स्टॉक, इन स्टॉक है, ये सारा पड़ा हुआ है इसके पास, अमेज़ॉन के पास। तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप लोग इस स्टॉक को भेजोगे। अब अमेज़ॉन के USA के अंदर इतने ज्यादा वेयर हाउसेज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता किस किस शहर में उसके वेयर हाउसेज हैं। मल्टीपल सिटीज के अंदर उसके मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं जहां पे इंसान नहीं, रोबोट्स काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेज, ठीक है जी। ये जो हम इसको भेजेंगे अमेज़ॉन को, तो उसका चार्ज करेगा या वो? बताता हूँ। अच्छा, तो जो FBA है, मैंने जैसे कि बताया कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में हम लोग स्टॉक बेचते हैं। यहां तक समझ आ गई सबको? जी सर। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमने लगा ली है और ये इसके साथ हमने ये फुलफिलमेंट जोड़ दी है, फुलफिल बाय अमेज़ॉन, आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में उस वक्त एक्टिव नहीं होगा, उधर शो होगा इनएक्टिव। अगर आप मर्चेंट लगा के इस प्रोडक्ट को लगाते हैं तो उसी वक्त आपका ये प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा, मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा फॉर सेल। लेकिन अगर आप ये मॉडल सेलेक्ट करते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो आपका प्रोडक्ट एक्टिव नहीं होगा अनटिल कि आपका सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाता और अमेज़ॉन उसको स्कैन करके आपके अकाउंट के ऊपर स्टॉक अपडेट नहीं करता कि हमने इतना स्टॉक रिसीव कर लिया आपका। क्लियर? अब जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चला गया वो स्टॉक, अब आपको कैसे पता चलेगा किस वेयर हाउस में अमेज़ॉन की हम लोगों ने स्टॉक भेजना है या अमेज़ॉन कहां पे ये स्टॉक हमसे मंगवाएगा? जब आप लोग इसका प्लान तैयार करते हैं, इसके लिए आप लोगों को हमेशा FBA शिपमेंट के लिए FBA शिपमेंट प्लान तैयार करना पड़ता है।
ये हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। आपको एक शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है कि आप ये सामान अमेज़ॉन को भेज रहे हो। ये सारा प्लान आपसे अमेज़ॉन खुद बनवाता है, जिसमें वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, लेबल्स, बारकोड्स जो आपने प्रोडक्ट को लगा के भेजने होते हैं, जिससे अमेज़ॉन को आइडेंटिफाई हो सके कि इस प्रोडक्ट के अंदर वाकई यही चीज़ है। अमेज़ॉन आपको बारकोड्स देता है। किस तरह के बारकोड्स देता है, इधर मैं लिखता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। ये बारकोड अक्सर आपने घर से चीज़ें खरीदी होंगी ग्रोसरी स्टोर से, तो आप लोगों को पीछे अपने प्रोडक्ट की बैक साइड के ऊपर ये कोड नजर आता होगा, यूपीसी कोड, बारकोड आता है नजर। आपने अक्सर स्टोर्स के ऊपर शॉपिंग भी की होगी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जब आप लोग जाते हैं वो उसको स्कैन करते हैं, साथ साथ वो आगे करते जाते हैं, बिल में सारा कुछ ऐड होता जाता है, वो कंप्यूटर को पता चलता जाता है कि ये चीज़ सिस्टम में ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। तो इस बारकोड के अंदर आपके प्रोडक्ट की, आपके कंपनी की, आपके साइज के, आपके कलर के, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन इस बारकोड के अंदर स्टोर हुई होती है। ठीक है, सारी। आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो घर जाके कल आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करके आइएगा, अपने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करें बारकोड स्कैनर। ठीक है, ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, और घर के कोई प्रोडक्ट उठा लें जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट हो, लोकल लेवल का नहीं, पाकिस्तान का। लोकल लेवल पे भी लोग आजकल लगा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रोडक्ट जस्ट लाइक मोर्टीन स्प्रे या इस तरह की कोई चीज़, तो आप उसको जब स्कैन करेंगे उसके पीछे बारकोड को, बारकोड स्कैनर से, इवन अपने मोबाइल फ़ोन से, तो वो आपको डायरेक्टली मोर्टीन की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा, उसकी प्राइस लगी होगी, उसका कलर लगा होगा, सेम टू सेम वही प्रोडक्ट जो आप खरीद के लाएं। क्लियर? तो अमेज़ॉन आपको इस तरह के बारकोड्स प्रोवाइड करेगा, आपको इस तरह के लेबल्स प्रोवाइड करेगा जो आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर लगा के भेजने होंगे। क्लियर? जिससे अमेज़ॉन के पास जब वो बॉक्स पहुंचेंगे तो अमेज़ॉन वो बॉक्स को स्कैन करेगा, तो उसके अंदर आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस बंदे ने इसका प्लान बनाया था और ये किस बंदे की शिपमेंट है। अमेज़ॉन के पास तो लाखों करोड़ों शिपमेंट्स डेली आ रही हैं, और आजकल तो वो हाल है कि आप लोग सोच नहीं सकते कि अमेज़ॉन पे कितना बर्डन है, अमेज़ॉन के वेयरहाउसेस पे। ये टाइम इस वक्त चल रहा है, साल के लास्ट 3 से 4 मंथ, जिधर अमेज़ॉन आपसे स्टोरेज चार्जेस मिसाल के तौर पे चार्ज करता है ना पर प्रोडक्ट के $1.50, लेट सपोज उधर इस टाइम के अंदर 3.5 पे चला जाता है। इतना हाई इस टाइम उनका पीक टाइम होता है अमेज़ॉन पे वेयरहाउसेस का, पर प्रोडक्ट सोल्ड। मिसाल दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं यही हो, मैं बता रहा हूं इतने गुना बढ़ जाता है, इतना महंगा काम इन दिनों हो जाता है, क्योंकि उसको पता है बहुत ज्यादा सेल परचेज होनी है। सेलर भी बहुत ज्यादा सामान बेचते हैं, जिन्होंने पूरा साल सामान नहीं भेजा होता, लोग इन महीनों के अंदर सामान बेचते हैं अमेज़ॉन के वेयरहाउसेस में, क्योंकि उनको पता बिक जाना सब कुछ। क्रिसमस है, हैलोवीन है, ईस्टर है, पता नहीं क्या क्या उनका, न्यू ईयर है, सब कुछ बिक जाना। तो FBA के अंदर हम लोग शिपमेंट प्लान बना के अमेज़ॉन के वेयरहाउस में स्टॉक बेचते हैं, जहां अमेज़ॉन हम लोगों को बताता है कि ये एड्रेस है मेरा, आपको प्रॉपर लेबल देता है, उस लेबल के ऊपर एड्रेस प्रिंट हुए होते हैं ऑलरेडी कि ये मेरा वेयरहाउस है, आपने यहां से सामान भेजना है यहां पे मेरे इस वेयरहाउस के ऊपर। फिर आप लोगों को आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जितने भी आप यूनिट्स भेज रहे हो, इस बेल्ट्स के, ये जो बेल्ट्स हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज आप अमेज़ॉन को कहते हो कि मैं इसके 500 यूनिट्स भेज रहा हूँ, इस बेल्ट के 500 बेल्ट्स भेज रहा हूँ, तो 500 बेल्ट्स आप लोगों ने इस प्लान के अंदर डिक्लेयर करनी होती हैं। फिर अमेज़ॉन आपसे मल्टीपल चीज़ें पूछता है, क्या बॉक्स का साइज होगा जिसमें आप ये बेल्टें भेज रहे हो, एक बॉक्स के अंदर कितनी बेल्ट्स होंगी, क्योंकि 500 बेल्ट्स तो एक बॉक्स में नहीं आने लगी। ठीक है, और एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 30 kg से अबव, 30 kg से अबव का जो बॉक्स है, मोर देन 29 kg, मोर देन 29 kg, 29 कह लें, 13 आ गए इसको, 29 kg का जो बॉक्स है, मोर देन 29, ये अमेज़ॉन की रिकमेंडेड बॉक्स साइजिंग नहीं है। मैक्सिमम 29 kg तक का बॉक्स होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं, जिसमें 29 kg वेट हो, इससे ज्यादा वेट ना हो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी ये 500 बेल्ट्स तकरीबन 10 बॉक्सेस में आ रही हैं, इस हिसाब से कि 29 kg एक बॉक्स का वेट है, दूसरे का 29, तीसरे का 29, चौथे का 29, तो आप लोगों को 10 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जितने में भी आपकी 500 बेल्ट्स ही आएंगी। क्लियर है? तो मर्चेंट के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, आप सिंपल प्रोडक्ट लगाएं, आपकी प्रोडक्ट जैसे ही सोल्ड होगी, अमेज़ॉन आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन भेजेगा, योर आइटम इज सोल्ड, शिप नाउ।
वगैरह वगैरह। नीचे मजीद डिटेल होंगी आपके प्रोडक्ट कितने की सेल हुई है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग इसके अंदर करेंगे। मर्चेंट और एफबीए के अंदर कोई फर्क, किसी को कोई कंफ्यूजन? इधर वेरिएशन काफी ज्यादा है। तो हम अमेज़न को जब एफबीए करेंगे तो अमेज़न पूछेगा कि कौन से कलर के किस बैग में, डब्बे में वेरिएशंस। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ये क्वेश्चन पूछे कंफ्यूजन वाले। जब आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट एफबीए करने का सोचते हो जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हैं, कलर की हैं, साइजिंग की हैं, या इवन मटेरियल की भी हैं, तो आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट के कलर साइज को अलग-अलग एफबीए प्लान बनाना पड़ता है। आप एक साथ भी कर सकते हो सारा कुछ, आप मल्टीपल उसकी एक आइटम्स की मल्टीपल वेरिएशंस को क्लिक कर लें और मल्टीपल को एक प्लान के अंदर इंक्लूड कर लें। आप ये भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें अलग-अलग हर साइज के लिए आपने वेरिएशन को आपने एफबीए करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन जो लोग इस तरह कोई भी प्रोडक्ट करते हैं जिसके अंदर वेरिएशंस है, कलर साइज की वेरिएशंस है, अमूमन ज्यादातर कलर वेरिएशन ही ज्यादातर चलता है। तो कलर साइज की जिसमें वेरिएशन होती है, लोग क्या करते हैं उसी प्रोडक्ट की जितनी भी वेरिएशंस होती है ना, थोड़ा स्टॉक सारे सबका बेचते हैं एफबीए में। तो मल्टीपल वेरिएशन उसी प्रोडक्ट की वो सिलेक्ट कर लेते हैं उसी प्लान के अंदर, और उस प्लान के अंदर फिर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। किस बॉक्स के अंदर कौन सा सामान है उस बॉक्स नंबर का हिसाब रखते हैं। फिर उसके बाद उसका जो बारकोड्स अमेज़न आपको देता है हर कलर के लिए अलग देगा, क्योंकि जब अमेज़न ने वो बॉक्स रिसीव करने हैं, अमेज़न ने हर एक पीस को स्कैन करना है। जब उसने हर एक पीस को स्कैन कर लेना, फिर ही उसको पता चलना है कि मेरे पास कितने यूनिट्स आपके रिसीव हुए हैं, 500 हैं कि 450 हैं। आपने तो लिखा 500 यूनिट्स भेजे हैं मैंने, और इस हर बॉक्स के अंदर इतने इतने यूनिट्स हैं, तो अमेज़न ने भी तो तसल्ली करनी है ना, फिर ही आपका स्टॉक उसने एक्टिव करना है, तब तक आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव रहती है। तो अमेज़न हर आपके डब्बे खोल के हर एक प्रोडक्ट को बारी बारी स्कैन करता है। सर ये कितना टाइम लगता है? अमूमन जब आप अमेज़न के पास स्टॉक बेचते हैं, आम दिनों के अंदर 10 से 15 दिन जब स्टॉक पहुंच जाता है उसको अपडेट होने में लग जाता है, और आजकल के टाइम में महीना भी लग सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया 1-2 सेलर तो नहीं भेज रहा, लाखों करोड़ों सेलर रोज के रोज, पता नहीं कितने 100 कंटेनर रोज उसके आते हैं, कितने 100 कंटेनर रोज के उनके वेयरहाउस आते हैं, 100 की तादाद में, हजारों की तादाद में शायद आते हैं कंटेनर, पूरे कंटेनर। मैंने बताया उधर सिर्फ ह्यूमंस काम नहीं कर रहे, रोबोट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। आप अगर देखना चाहें तो आप घर जाकर देख सकते हैं अमेज़न वेयर हाउसेस, आपने उन्होंने वर्चुअल टूर रखे होंगे अपने वेयर हाउसेस के यूएसए में। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का वेयर हाउस है, किस तरह काम मैनेज करते हैं वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेम टाइम के अंदर शिपमेंट प्लान के अंदर इंसर्ट करके अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हैं, और इकट्ठा सामान बेच सकते हैं, मल्टीपल वेरिएशंस वाला भी। क्लियर है? हाँ जी मिर्जा, क्लियर? ओके। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? सर जो हमें जो इसके जो वेयरहाउस के जो चार्जेस होते हैं वो पर मंथ होते हैं या जब तक चीज? अच्छा क्वेश्चन है। अमूमन मैंने जैसे कि बताया है कि अमेज़न जो है वो वेयर हाउसेस के चार्जेस जो होता है वो चार्ज करता है मंथली बेसिस पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने 500 पीस भेज दिए हैं तो आपका जो है वो पहले दिन से स्टार्ट हो गया। आपकी अगर कोई चीज़ सोल्ड होना शुरू हो जाती है और आप ये एक प्लान बना के भेजते हैं कि मेरे हर महीने अच्छा, मैं इसमें ना आप लोगों को एक कोर्स के अंदर एक चीज़ बताऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं अमेज़न प्रोडक्ट कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल काम होगा थोड़ा सा, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है लेकिन समझा लेता हूं मैं। प्रोडक्ट कैलकुलेशन, अमेज़न प्रोडक्ट कैलकुलेशन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को आइटम को भेजने से पहले, लेट्स सपोज यही बेल्ट है, इसको भेजने से पहले आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का कि ये प्रोडक्ट मेरी एक प्रोडक्ट, अगर मैं 500 भेज रहा हूं तो मेरी एक प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचते हुए मुझे कितनी कॉस्ट आई है, सब कुछ इंक्लूड करके, शिपमेंट वगैरह, क्योंकि सब कुछ कंबाइन होता है ना उस वक्त। इकट्ठे आपने प्रोडक्ट्स बनवाए होते हैं 500, इकट्ठी की आपने शिपमेंट पे की होती है, लेकिन आपने उस वक्त हर एक प्रोडक्ट की सिंगल कैलकुलेशन करनी होती है कि मेरा एक प्रोडक्ट वेयर उसमें कितने का पहुंचा है, उसका वेयर डायमेंशन कितना है। उस वेयर डायमेंशन के हिसाब से हम लोग पहले ही इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम लोगों को अमेज़न के स्टोरेज चार्जेस
वेयर हाउस चार्जेस FBA के अंदर कितने पड़ेंगे, आप लोगों को सारा एक प्लान आपके हाथ में होता है चीज़ भेजने से पहले। आफ्टर दिस लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको हम लोग इंशाल्लाह बड़े डिटेल में करेंगे कि प्रोडक्ट कैलकुलेशन का। उसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अमेजॉन मुझे पर मंथ स्टोरेज चार्जेस कितने चार्ज करेगा इतने स्टॉक के ऊपर, और पर यूनिट के कितने चार्ज करेगा। आपके जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होने शुरू होते हैं तो अमेजॉन उसके अंदर से ही आपका ये किराया माइनस करना शुरू कर देता है, सारे प्रोडक्ट्स का जितना भी आपका स्टॉक है। एग्जांपल नहीं सेल होते तो फिर उसका क्या हाल है? फिर आपको चार्जेस पड़ेंगे, फिर आप लोगों को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जो आपने क्रेडिट कार्ड साथ में लिंक किया होता है उससे आप लोगों के चार्जेस डिडक्ट करता है वो। लेकिन मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट हंटिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स का पता चल सके जो कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं। जब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आप लोग करते हैं तो उसमें बहुत हद तक चांसेस होता है, 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आप लोगों का प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। लेकिन बड़े वर्स्ट सिनेरियो के अंदर आप लोगों के प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होते स्टार्ट के अंदर। तो ठीक है, उसका बेहतरीन हल है कि अगर आपने FBA ही करना है तो आप छोटे से स्टार्ट करें, छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, थोड़ी इन्वेंट्री भेज लें, हज़ारों में ना भेजें इन्वेंट्री। आप लोग थोड़ी इन्वेंट्री भेजें, एक प्रोडक्ट नहीं चला दूसरा प्रोडक्ट नहीं चला तीसरा, कोई ना कोई प्रोडक्ट चल जाता है, फिर वो आप लोगों की कसर निकाल देता है वो प्रोडक्ट। जब आपकी इन्वेंट्री जाती है बिकना स्टार्ट होती है तो पूरी इन्वेंट्री ऐसे बिक जाती है, ऐसे पता ही नहीं चलता, रातों रात इन्वेंट्री बिक गई, सुबह आप उठते हैं तो ऐसा भी होता है। सुबह आपने इन्वेंट्री भेजी, आज आपकी एक्टिव हुई है 100 प्रोडक्ट्स की, लेट्स सपोज इन्वेंट्री, पीक टाइम है जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे क्रिसमस क्रिसमस पे स्पेशली, क्रिसमस पे एक बंदा 5-5 चीज़ें इकट्ठी खरीदा होता है, $500 की केला बंदा सेल आपसे ले रहा होता है, और ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। ठीक है, $500 का आपको एक कस्टमर ऑर्डर देता है, वो क्या करते हो इकट्ठी खरीद लेते हैं जैसी प्रोडक्ट्स। कई दफा मैं भी हैरान हो जाता हूँ, एक ही साइज एक ही कलर हर चीज़ वो 10-10 क्वांटिटीज खरीद रहा है मेरे से इकट्ठी, 5-5 खरीद रहा है। शायद वो अपनी फैमिलीज के लिए खरीदता हो जिसको उन्हें गिफ्ट करना है क्रिसमस पे, माइट पॉसिबल। तो बात ये है कि लोग खरीदते हैं। और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज 10 क्राइटेरिया आपके पूरे हो गए, 10 के 10 क्राइटेरियाज आप लोगों को कल याद होने चाहिए। मैं किसी से पूछ सकता हूँ कुछ भी। कल इसका 10 का छोटा सा हम लोग कल क्विज करेंगे, उसके बाद फिर आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर मर्चेंट में अगर कोई चीज़ भिजवाई है और किसी शिपर कंपनी है उसकी वजह से कुछ डिले है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर हम इस पर से बात करते हैं कि ये मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, शिपमेंट तो उसका कसूर है, अगर वो नहीं मानता तो वो केस ओपन करवा सकता है इस पर? बिल्कुल करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। बायर इज ऑलवेज राइट, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। मैंने बताया स्पेशली अमेजोन पे सेलर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी बायर को मिलती है। बायर ऑलवेज राइट है, वो गलत भी कह रहा है तो वो ठीक है। अगर उसको आपका प्रोडक्ट मिल गया है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, लिटिल डिफेक्ट है जो कि ना होने के बराबर, और आप कहते हैं यार ये तो डिफेक्ट ही कोई नहीं है, लेकिन वो कह रहा है डिफेक्ट है तो डिफेक्ट है, उसकी नज़र में है। और बायर हमेशा राइट है अमेजोन की नज़र में। अमेजोन हमेशा बायर को फेवर करना और वो रिटर्न डाल देगा और वो अपने पैसे वापस ले सकता है। इसीलिए बेस्ट सूट यही करता है कि आप लोग कोशिश करें, बेशक स्टार्ट छोटे से करें, लेकिन FBA के अंदर कुछ ना कुछ सामान जरूर भेजें। इससे क्या होगा, आपकी रिटर्न भी अमेजोन खुद मैनेज करेगा, अमेजोन अगले के दरवाजे पे भी जाके प्रोडक्ट आपका पकड़ा के आएगा, उसको नहीं पसंद वापस भी लेके आएगा अमेजोन। वो शिपमेंट के चार्जेस रिटर्न के नहीं पड़ेंगे फिर? नहीं, वो तो आपको चार्जेस तो पड़ेंगे, चार्जेस तो आपको फुलफिलमेंट को चार्ज करेगा, लेकिन आपकी जब चीज़ दोबारा वेयर उसमें आ जानी है और आगे से जब ऑर्डर आना है फिर वही सेल हो जानी है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो आप लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन हो जाता है। सर उस पर जब उसकी जो पैकिंग वगैरह खराब हुई होगी, जैसे उसका पाउडर बॉक्स है या पैकिंग है, वो अमेजोन आपके बिहाफ पे पैकिंग कर सकता है, लेकिन उसके चार्जेस लेता है। ठीक है, या इस ऐसी सूरत हाल में आप लोग 3PL सर्विस भी ले सकते हैं। आगे अगले लेक्चर में हम लोग 3PL की बात करेंगे, वो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाना है। तो आज के लिए इतने, इसके अलावा किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मंडे को। क्लियर? चल ऑफ कर दो यार।